हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड में। आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? जब गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो उन दोनों में अंतर बताने के लिए, दोनों प्रतिबिंब में अंतर बताने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। उसको ही हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी मतलब कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कहलाती है। समझ में आ गया? जो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, कभी दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो उन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कि वह कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ऋणात्मक है कि धनात्मक होगा, इन सब के बारे में बताने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? साइन कन्वेंशन इसको कहते हैं। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव के हिसाब से ही हम देखते हैं कि ध्रुव के अगर पीछे बनता है प्रतिबिंब की ध्रुव के आगे बनता है, उसके हिसाब से हम धनात्मक ऋणात्मक मतलब चिन्ह कन्वेंशन साइन कन्वेंशन हम देते हैं। देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा मतलब आने वाली प्रकाश की दिशा होती है ना, उसकी दिशा में हम दूरी अगर माप रहे हैं तो धनात्मक होगी। अगर आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो वह क्या होती है? तो वह ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जो मुख्य अक्ष होती है ना, उसके ऊपर जो हम वस्तु होगी या प्रतिबिंब होगी तो उसको क्या मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे अगर होगी लंबवत सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया ये वाला? इसको एक शब्द में हम समझाते हैं। देखिए, ध्रुव को एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरा ध्रुव है, तो इसके पीछे ये वाला है और इसके आगे इधर है। तो इसके ध्रुव के अगर पीछे बन रहा है कोई प्रतिबिंब तो वह क्या होता है? वह धनात्मक होता है, क्योंकि वह आपतित किरण के दिशा में बन रहा है ना। देखिए, इधर से मान लीजिए आपतित किरण जा रहा है, आपतित किरण इधर से जा रहा है ऐसे, तो इसी की दिशा में हम पीछे बन रहा है ना यहाँ पर वस्तु। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है पीछे बन रहा है, तो आपतित किरण के दिशा में बन रहा है, तो यह क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर ध्रुव के आगे मान लीजिए ये वाला जो है ना, ध्रुव के आगे बन रहा है प्रतिबिंब, तो वो धनात्मक आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है ना, इस दिशा में बन रहा है, इस दिशा में बन रहा है ना, आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होता है। और देखिए, ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसके ऊपर कोई वस्तु या प्रतिबिंब रहेगा तो वह क्या होगा? धनात्मक। अगर ये मुख्य अक्ष के नीचे इधर नीचे नीचे बन रहा है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कोई प्रतिबिंब या वस्तु है तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया ना? चलिए, ठीक है। इसको इस एग्जांपल से भी हम समझते हैं। देखिए, इस एग्जांपल में दिया हुआ क्या, इस तरफ अगर इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब आपतित किरण यहाँ से ऐसे जाता है तो इसकी दिशा में इस तरफ बन रहा है तो धनात्मक होगा। अगर इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है
तो क्या ऋणात्मक होगा। इसमें देखिए, इसमें भी वही है, इस तरफ बन रहा है मतलब पीछे बन रहा है तो धनात्मक, आगे बन रहा है सामने बन रहा है तो ऋणात्मक। इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी, इसमें थर्ड थर्ड फिगर में अगर पीछे बन रहा है तो धनात्मक और इस तरफ बन रहा है तो ऋणात्मक। समझ में आ गया। अगर ये जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु होगा तो वह धनात्मक होगा। इसके नीचे कोई प्रतिबिंब या वस्तु रहेगी तो वह ऋणात्मक होगी। आगे समझते हैं। मतलब इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलता है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु जो होता है ना, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसलिए वस्तु वस्तु हमेशा, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी केस में वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी। समझ में आ गया ना। वस्तु क्योंकि दर्पण के हमेशा आगे रखते हैं, दर्पण के आगे रखते हैं, इसलिए वह हमेशा ऋणात्मक ही होगी। वस्तु दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होगी क्योंकि वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है वस्तु। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है, मतलब बाईं ओर होता है। अवतल दर्पण का जितना भी फोकस बनता है ना, वो दर्पण के सामने ही बनता है, ना कि पीछे बनता है। पीछे बस एक केस में बनता है, लेकिन वो तो वह फोकस और पोल के बीच में जब रहता है ना, ध्रुव के बीच में रहता है ना, तब वो पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन फोकस तो हमारा सामने ही होता है ना, तो अवतल दर्पण का फोकस जो है सामने होता है, तो फोकस भी हमेशा निगेटिव ही होगा। अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दाईं ओर होता है। समझ में आ गया। तो वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होती है। इसको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा अवतल है, तो इसका फोकस जो है यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये फोकस यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, दर्पण के आगे है। दर्पण के आगे है तो क्या होगा, दर्पण के आगे है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक है। अवतल दर्पण में क्या, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसका फोकस दूरी कहाँ होता है, इस तरफ बनता है, पीछे इस तरफ बनता है। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो अवतल में दर्पण के पीछे बनता है तो वह धनात्मक होता है। सॉरी, उत्तल में दर्पण के पीछे बनता है, उसका फोकस पीछे होता है तो वह धनात्मक होता है। अवतल में सामने होता है तो वह ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। आप बताइए, आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कब आगे बनता है, कब पीछे बनता है। कब बनता है, पीछे तब बनता है जब वह फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा रहता है तब। बाकी सारे केस में आगे बनता है। तो वही बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है ना, दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है। इसलिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कभी धनात्मक होगा तो कभी ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कितने केस में होगा, अवतल दर्पण के 6 केस हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। 6 केस पढ़ा था अवतल दर्पण का, जिसमें से 5 केस जो था ना, वह ऋणात्मक होगा और एक केस जो है वो धनात्मक होगा। धनात्मक किस केस में होगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु हम रखेंगे ना, तब ऋणात्मक होगा। बाकी सारे केस में, पांचों केस है ना, 6 केस था जिसमें से 5 केस में हम ऋणात्मक होता है। पांचों केस कौन सा था, या तो अनंत पर होगा, या तो अनंत या वक्रता केंद्र पर होगा, मतलब सी पर होगा, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सॉरी, या तो अनंत पर होगा। पहला केस अनंत पर होगा, दूसरा केस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तीसरा केस वक्रता केंद्र पर होगा, चौथा केस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, और पांचवा केस फोकस पर होगा। ये पांचों केस में अवतल दर्पण में ऋणात्मक बनता है, और धनात्मक एक ही केस होता है जो फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है ना वस्तु, उस केस में बनता है। आगे देखिए,
यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, और यदि प्रतिबिंब पीछे बनता है दाईं ओर तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि वस्तु दूरी फोकस दूरी से अधिक होगा, मतलब यू वस्तु दूरी जो होती है ना फोकस दूरी से अधिक होगा तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन यदि वस्तु दूरी मतलब यू फोकस दूरी से मतलब एफ है, यू एफ से अगर छोटा हो तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। तो इससे तो इतना समझाने के बाद तो आपको अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए कि यू कब एफ से बड़ा होगा। यू एफ से बड़ा कब होगा? जब हम वस्तु को फोकस के पीछे रखेंगे। यू एफ से बड़ा कब होगा? जब वस्तु को हम फोकस के बाद में रखेंगे, तब उस केस में क्या होता है? ऋणात्मक बनता है। वही जो पांचों केस मैंने बताया ना, उस केस में क्या होता है? फोकस से पीछे रखते हैं वस्तु को तो हम ऋणात्मक बनता है। और यू जब एफ से छोटा हो मतलब फोकस के आगे हम रखते हैं वस्तु को, वो जो एक केस बचा था ना फोकस और ध्रुव के बीच में, वही ए कह रहा है यू लेस देन एफ, तो उस केस में धनात्मक बनता है। समझ में आ गया ना? अवतल दर्पण में 5 केस में ऋणात्मक बनता है। एक केस जो होता है जो जिसमें वस्तु दूरी जो होती है ना फोकस दूरी से कम होती है, तो उस केस में धनात्मक होती है दूरी। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। अब देखिए, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि एफ इज इक्वल r/2 होता है, मतलब सामने ही होता है सारा चीज ना, फोकस भी और वक्रता त्रिज्या भी सब एक दर्पण के सामने ही होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। आगे देखिए, वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत उदय रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर क्योंकि वस्तु को ऊपर रखते हैं मुख्य अक्ष के तो वह धनात्मक हमेशा होती है। अगर लेकिन प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे भी बनता है। सीधा का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और उल्टा का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो सीधा जब बनता है ना तो वो क्या होगा? वह धनात्मक होगा। जब उल्टा बनेगा तो वह ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु मैंने रखा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो यह जो वस्तु है यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ऊपर है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं ना, तो हमेशा ऊपर रखते हैं तो इसलिए वह धनात्मक ही होगा हमेशा। वस्तु जो होता है ना, वस्तु की ऊंचाई जो होती है, वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब कभी ऊपर बनता है कभी नीचे बनता है। अगर नीचे बनेगा मतलब उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर सीधा बनेगा, सीधा कहाँ बनता है? सीधा पीछे बनता है। वस्तु की प्रतिबिंब सीधा कब बनता है? सीधा जब पीछे पीछे बनता है, तो पीछे बनता है तो सीधा है, और सीधा जो होता है काल्पनिक होता है, तो यह क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि वह ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो ऋणात्मक। और वस्तु का ऊंचाई जो होता है ना, हमेशा क्योंकि वह मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो वह धनात्मक ही होगा। देखिए, इस सारणी में शॉर्ट में दिखाया गया है कि अगर दर्पण अवतल हो तो दर्पण अवतल हो और वस्तु दूरी u हो तो और प्रतिबिंब दूरी u प्रतिबिंब दूरी जो v है ना, क्या होगा? माइनस ऑफ u ग्रेटर देन f होगा, और माइनस ऑफ u ग्रेटर देन f पॉजिटिव कब होगा? जब u लेस देन f होगा। तो प्रतिबिंब दूरी निगेटिव कब होगा? जब u ग्रेटर देन f होगा। तो u f से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब दूरी जो था निगेटिव होगा, और पॉजिटिव कब होगा? जब u लेस देन f होगा। तो ये हमने पीछे बताया था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस सारणी को। अब देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, एक आया है हमारा दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए। दर्पण सूत्र क्या होता है उसको प्रूव करने के लिए, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में
चलिए देखते हैं। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है। u, v और f के बीच में संबंध दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ में आ गया? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए अवतल दर्पण में इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए ये फिगर दिख रहा है ना, ये क्या अवतल दर्पण है, इसमें हम प्रूव करके दिखाना है आपको, दिखाना है मुझे। तो देखिए माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश जो है ना एक अवतल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है कि वास्तविक प्रतिबिंब ए बी डैश ए डैश बी डैश दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। देखिए वस्तु को मैं अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में जो है ना ए बी, ये दिख रहा होगा ए बी, ये वस्तु है, इसको यहाँ पर रखे हुए हम, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ए डैश बी डैश जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रतिबिंब है और यह वस्तु है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो पी ए है, पी से लेके ए की दूरी क्या है? वस्तु दूरी हो गया हमारा, और पी से लेके ए डैश के बीच की दूरी क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब दूरी हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु यहाँ हमारा यहाँ बन रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी मेरा u हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी मेरा v हो गया। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी तो हम जानते हैं क्या होता है? f होता है। समझ में आ गया? और फोकस इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कितना होता है? फोकस होता है रेडियस का आधा होता है, मतलब रेडियस जो होता है फोकस की दोगुना होगा। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है फोकस पी एफ है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस दोगुना होगा फोकस का। देखिए अब त्रिभुज की, अब ये देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज है ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलैरिटी है ना, समरूप है ना, ये दोनों आपस में। समरूप कैसे हैं अब इसके बारे में देखते हैं। समरूप ऐसे हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल बी, एंगल ए डैश सी बी डैश, एंगल ए डैश सी बी डैश क्या होगा? बराबर होगा ना। क्यों? कैसे बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, कैसे बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे बराबर होते हैं, फिर से बताता हूँ। ये दोनों एंगल जो है ना बराबर, ऊपर और नीचे वाला जो एंगल है ना आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये भी, ये जो त्रिभुज है इसका ए वाला एंगल और इस त्रिभुज जो है इसका ए वाला एंगल बराबर होगा ना शीर्षाभिमुख कोण से। वही दिया हुआ इसमें देखिए, ये एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। और देखिए ये जो ए बी है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ना, और एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, दोनों क्या 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हो गया। और एक कोण बराबर हो गया, एक कोण दोनों 90 डिग्री हो गया, दोनों बराबर हो गया 90 डिग्री कोण से, दोनों बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर हो गया। तो समरूप के लिए क्या होता है? हमें दो ही चीज, अगर दो चीज बराबर हो गया तो वो त्रिभुज क्या होता है? वह समरूप होता है। समरूप हो गया मतलब ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया ना। समरूप हो गया तो क्या समरूपता का नियम क्या होगा कि ए बी का जो ऊंचाई है बटा में ए डैश बी डैश का ऊंचाई इज इक्वल टू ए सी बटा में ए डैश सी। जो समान भुजा, समान कोण बराबर हो जाते हैं ना। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी समान भुजा का जो अनुपात होता है ना बराबर होता है, समान भुजा का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिंगल में। तो ये जो ए बी भुजा है और ए डैश बी डैश जो भुजा है, इन दोनों का अनुपात ए सी और ए डैश सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा ना बराबर। देखिए इसमें ए बी एंड ए डैश बी डैश और ए सी एंड ए डैश सी, ए सी एंड ए डैश सी दोनों बराबर हो गया। आगे देखिए त्रिभुज एन क्यू एफ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ,
त्रिभुज एन क्यू एफ एंड ए डैश बी डैश एंड एफ। सिमिलर जैसे इसमें और इसमें किए थे ना, वैसे ही इसमें और इसमें करेंगे, सिमिलरली करेंगे। तो अब देखिए, तो इसमें ये भी समरूप हो जाएगा वैसे ही जैसे इसमें ऐसे हुआ था। तो देखिए, तो सेम इसमें भी एन क्यू रेशियो एन क्यू अनुपात ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्यू एफ अनुपात ए डैश एफ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, एन क्यू अनुपात ए डैश बी डैश क्यू एफ अनुपात ए डैश एफ। अब देखिए, एन क्यू के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, एन क्यू की जगह पर ए बी, क्योंकि ए जो दूरी है ए बी वही एन क्यू के बराबर हो रहा है। इतना दूरी ये दोनों दूरी ऊंचाई दोनों जो है बराबर है। तो एन क्यू की जगह पर मैं ए बी रख दिया। अब देखिए, तो इसको मैंने सेकंड मान लिया, और ये जो है फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो अब देखिए, ये इसके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो है ना, ए बी एंड ए डैश बी डैश का जो है दोनों तरफ सेम है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो आगे देखिए, अब क्यू एफ, हाँ यहाँ एक बार और चेंज करना है, क्यू एफ को हम पी एफ कर सकते हैं, क्यू एफ को हम पी एफ कर सकते हैं। क्यों क्यू एफ की पी कर सकते हैं? क्योंकि ये जो दर्पण है ना बहुत छोटा है, मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है बहुत छोटा है, तो ये जो क्यू जो है ना पी के पास ही है, पी के बहुत नज़दीक है, तो जो क्यू है वो पी पर ही स्थित मान लेते हैं, तो क्यू एफ को हम पी एफ मान लेते हैं। तो यहाँ ये जो क्यू एफ है हमारा, यहाँ जो क्यू एफ है उसके जगह पर मैं पी एफ लिख दिया। तो अब देखिए, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों के लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो ये दोनों को भी बराबर कर देंगे, ये इसको और इसको बराबर कर देंगे आपस में, जैसे आगे इसमें दिया हुआ है, इसमें बराबर कर दिया ना। अब देखिए, एसी के जगह पर हम पी ए माइनस पी सी कर सकते हैं। एसी, जैसे ये एसी है, एसी को हम यहाँ से पी ए में से हम पी सी घटा देंगे, टोटल पी ए है, पी ए में से पी सी घटा दिए, यहाँ तक घटा दिए, तो बच गया वही ना, ए सी बच गया हमारा, वही किया यहाँ पर मैंने, पी ए माइनस पी सी कर दिया, और ए डैश सी को वही पी सी माइनस पी ए डैश कर दिया। ए डैश सी जो है ना, ए डैश सी, ये जो ए डैश सी है वो उसको हम पी सी में से हम पी ए डैश घटा दिए, यहाँ से लेकर जो पी सी है उसमें से हम पी ए डैश घटा दिए, तो बच गया क्या, वही ए डैश सी बच जाता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी एक कारण है ना कि हम वही क्यों नहीं छोड़ रहे हैं हम। एक सवाल तो उठा है ना मन में, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी दूरी हम मापते हैं ना, जो भी दूरी हम देखते हैं वह ध्रुव से देखते हैं, ध्रुव के हिसाब से हम सारा दूरी, जो भी बिंदु है ना, सबकी दूरी कहाँ से नापते हैं हम ध्रुव से देखते हैं, मतलब ध्रुव से सी की दूरी देखते हैं, ध्रुव से एफ की दूरी देखते हैं, ध्रुव से इसकी दूरी देखते हैं, ध्रुव से हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्ता केंद्र, त्रिज्या, सब कहाँ से देखते हैं, ध्रुव से देखते हैं। इसलिए हम वो चेंज कर रहे हैं, मतलब ए डैश सी को हम पी सी माइनस पी ए डैश कर रहे हैं, ताकि हम बाद में हमें दूरी को चेंज करने में हमें दिक्कत ना हो, दूरी को स्थित करने में हमें दिक्कत ना हो। तो वही देखिए, इसको चेंज कर दिए, और ऊपर वाले के भी पी एफ तो हमारा एफ के बराबर ही होता है, तो इसको छोड़ दिए। इसको क्यों छोड़ दिए? क्योंकि पी एफ हमारा खुद मेरा एफ के बराबर होता है, देखिए एफ के बराबर होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब ए डैश एफ हमारा कोई कन्वेंशन नहीं है, ए डैश एफ को हम किसी ए डैश एफ को हम चेंज कर दिए किससे, पी ए डैश माइनस पी एफ से। ए डैश एफ क्या है मेरा, ए डैश एफ, जैसे ये दूरी ए डैश एफ है, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम चेंज कर दिए किससे, पी ए डैश से, पी ए डैश माइनस पी एफ से कर देंगे ना, पी ए डैश माइनस पी एफ। तो अब देखिए, पी ए डैश हमारा हो गया क्या, पी ए डैश हमारा हो गया भी, और पी एफ हमारा हो गया एफ। तो अब सेम वैल्यू सबको हम रख सकते हैं ना, तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं सबका मान, नहीं तो चेंज करने का कोई और रीज़न नहीं है। रीज़न यही है कि हमको यू वी एफ एंड टू एफ मतलब आर की वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में, इसलिए हम वैसे, क्योंकि दूरी तो हम ध्रुव से ही मापते हैं ना, ध्रुव से हम दूरी मापते हैं, इसलिए हम चेंज कर दिए। अब देखिए, पी ए की जगह पर मैं यू रख सकता हूँ, और पी सी की जगह पर मैं टू एफ रख सकता हूँ। टू एफ क्यों? क्योंकि वो आर के बराबर होता है, और पी सी की जगह पर टू एफ, और सब जगह मैंने चेंज कर दिया जैसे जैसे है। अब देखिए, पी ए की जगह पर माइनस यू मैंने क्यों रखा, माइनस यू मैंने इसलिए रखा
क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है। और -2f क्यों रखा है मैंने पीछे की जगह पर, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, मतलब ऋणात्मक होगा, तो वही इसलिए मैंने -2f रखा। और -v भी इसलिए रखा माइनस में, क्योंकि वह ऋणात्मक बन रहा है ना, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ गया ना? इसलिए सब जगह जहाँ जहाँ माइनस में है, उसको देखने की चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ऋणात्मक होगी ही, क्योंकि वह दर्पण के आगे बन रहा है। तो दर्पण के आगे बनेगा तो वह ऋणात्मक ही हम पुट करेंगे। तो इसको इसको अब देखिए, इसको चेंज कर दिए, इसको यहाँ पर देखिए सोल्यूशन किए, तो माइनस यू प्लस 2f हो गया ये, और -2f प्लस v इज इक्वल टू -f माइनस, अब इसको सोल्व किए तो हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए इन दोनों को ऊपर नीचे गुना कर दिया, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो गुना किए तो u भी आ गया, -uf आ गया, ये हमारा आ गया, देख लीजिए। और ये हमारा इसके बाद सोल्व करके, अब देखिए इसके इसमें हम दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, यू एफ से डिवाइड कर दिए, इसमें यू एफ से डिवाइड कर दिए, इसमें यू एफ से डिवाइड कर दिए, इसमें यू एफ से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, कैसे देखिए, यू एफ से डिवाइड किए तो ऊपर जो है ना यू भी, नीचे यू भी कट गया, तो बच गया खाली एफ, ऊपर कुछ यू एफ है, नीचे यू 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 भी एफ है, तो यू कट गया मेरा और एफ कट गया मेरा, बच गया भी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें वी एफ है, इसमें वी एफ कट गया मेरा, बच गया यू, तो क्या बच गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1/f माइनस 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। तो हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। -1/v को मैं उस तरफ भेज दिया, इस तरफ भेज दिया, इस तरफ, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। और और ये जो f है, f को मैं क्या लिखता हूँ, f को मैं r/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रेडियस का आधा होता है, तो r/2 किया मैंने तो 2 ऊपर चला गया और r नीचे ही रह गया, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r हो गया मेरा फाइनल आंसर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r मेरा फाइनल आंसर आ गया। रेडियस के फॉर्म में a है, और फोकस लेंथ के फॉर्म में a हमारा आंसर है। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ रहा है, वैल्यू को, निगेटिव को, ये सब करना पड़ रहा है, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, पहली बार में प्रॉब्लम होगा, आप एक बार दो बार करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। वीडियो को दोबारा मतलब देखिए, पॉज करके बैक करके देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए आगे, अवतल दर्पण में तो समझ में आ गया, उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में वही सेम केस, एम डैश को मैंने, एम डैश मेरा उत्तल दर्पण है, और एक एम डैश मेरा उत्तल दर्पण है, और ओपीसी मेरा प्रधान अक्ष हो गया, ओपीसी मेरा प्रधान अक्ष हो गया, और ध्रुव देखिए वस्तु ए बी जो है मेरा, वस्तु मेरा ए बी हो गया, इसका प्रतिबिंब मेरा इधर बन रहा है, पीछे बन रहा है, मतलब पीछे बन रहा है, तो पीछे बनना मतलब क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है ना, तो ए डैश बी डैश मेरा प्रतिबिंब बन गया, कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। देखिए समझते हैं इसका प्रूफ। देखिए वस्तु दूरी जो एपी है हमारा, ये जो एपी मेरा क्या वस्तु दूरी है, वो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि वह दर्पण के सामने होता है। तो -u हो गया मेरा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो +v हो गया मेरा। और फोकस दूरी मेरा उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस मेरा पीछे बनता है, तो पॉजिटिव एफ होगा ना, धनात्मक फोकस होगा, फोकस दूरी होगा, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि फोकस अगर धनात्मक होगा तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा ना। तो देखिए फिर वही केस हो गया, हमें त्रिभुज की समरूपता देखते हैं। त्रिभुज की समरूपता मतलब ए बी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी एंड यहाँ पर ये जो सी है ना, यहाँ तक त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से ए बी, और ये जो जा रहा है ना ऐसे 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 यहाँ तक जा रहा है जो ना, वो हो गया ए बी सी, एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश एंड सी, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज,
और ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। तो देखिए एंगल ए सी बी, ए सी बी, इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। देखिए ए हो गया, बी हमारा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये हमारा हो गया ए डैश, ए डैश हो गया। ये हमारा बी डैश हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये हमारा ए डैश हो गया। देखिए समझते हैं, इससे अच्छा तो देखिए ए सी बी और एंगल ए डैश सी बी दोनों बराबर होगा। कैसे? उभयनिष्ठ कोण से। ए सी बी और ए डैश सी बी दोनों तो बराबर सेम ही एंगल हो गया ना। ये यही एंगल इसमें भी, बड़ा त्रिभुज में भी यही एंगल है और छोटा त्रिभुज में भी यही एंगल है। तो सेम एंगल है तो वो बराबर होगा ना। और दूसरा क्या होगा? बी ए सी, बी ए सी, बी देखिए बी ए एंड सी और बी डैश ए डैश सी दोनों 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तो दोनों बराबर हो गया। तो एक 90 डिग्री से दोनों बराबर हो गया कोण, और एक दोनों सेम है तो दो कोण बराबर हो गया ना। देखिए एक 90 डिग्री से बराबर हो गया दोनों, और एक दोनों एंगल बराबर ही, दोनों एंगल सेम ही है। बड़ा वाला त्रिभुज में भी और छोटा वाला त्रिभुज में दोनों का एंगल सेम ही है। तो दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया? दो कोण या दो भुजा बराबर होता है किसी त्रिभुज का तो वो क्या होता है? समरूप होता है। समरूप हो गया तो समरूप हो गया दोनों त्रिभुज। समरूप हो गया तो क्या हो गया? उसका सेम जो भुजा होगा ना, वह उसका अनुपात हम करते हैं। जैसे ए बी और ए डैश बी डैश, जैसे ये ए बी हो गया और ए डैश बी डैश, सामने सामने का भुजा। और ए सी और ए डैश सी, ए सी, ये जो ए सी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, और ए डैश सी ये हो गया। दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा ना समरूपता के केस में। और सेम फिर वही करेंगे एक और त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश पी, ये जो दोनों त्रिभुज है ना सेम समरूप होगा। वही केस होगा जो इसमें पिछले में यहाँ पर जो देखा था आपने, इसमें देखा था ना जो आपने, वही केस इसमें भी होगा। तो सेम अनुपात फिर से हो गया, ए बी ए डैश बी डैश और ए पी ए डैश पी, ए बी ए डैश बी डैश और ए पी, यहाँ से यहाँ तक ए पी और ए डैश पी, ये वाला ए डैश पी। समझ में आ गया? सेम भुजा परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर, तो अनुपात दोनों का बराबर होगा। क्योंकि समरूपता में दो भुजा दो कोण बराबर होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है ना वो बराबर होता है। तो इन दोनों केस में अब देखिए ये जो ए डैश बी डैश हो गया और ये भी दोनों बराबर है। तो ए वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो आपस में दोनों बराबर कर दिया इन दोनों को। तो अब देखिए अब ए सी यहाँ फिर वही करेंगे। अब ए सी का कोई वैल्यू तो हमारा है नहीं, ये ए सी के बीच की दूरी का कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू नहीं है ना। ए सी के बीच का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है हमारा। तो क्या करते हैं हम, फिर वही करेंगे, हम ध्रुव से देखेंगे कि ध्रुव से कितना दूरी कैसे लेंगे कि उसका प्रॉपर वैल्यू हमें मिल जाए। तो ए सी को मैं ए पी और पी सी के रूप में बांट दूँ। यहाँ से ए सी जो है पूरा यहाँ से ए सी है उसको मैं ए पी और पी सी के रूप में बांट दिया। देखिए ए पी और पी सी के रूप में बांट दिया मैंने, उसको जोड़ दिया, मतलब ए सी को मैं चेंज कर दिया मैं ए पी और पी सी में। और ए डैश सी को मैं, ये जो ए डैश सी देख रहे हैं ना, ए डैश सी को मैं
पीसी, ये जो पूरा पीसी, क्योंकि हम ध्रुव से सारा चीज देखते हैं ना, तो पीसी में से मैं इसको घटा दूं, पीसी में से मैं इसको घटा दूं तो मेरा ए डैश ही बच जाएगा ना। तो पीसी माइनस पी ए डैश कर दिया, पीसी माइनस पी ए डैश कर दिया। और ये जो एपी है हमारा, एपी का तो प्रॉपर वैल्यू हमें दिया हुआ है, एपी का मेरा प्रॉपर वैल्यू है हमारे पास, और एडस पी का भी प्रॉपर वैल्यू है हमारे पास, एडस पी का प्रॉपर वैल्यू है। तो देखिए, और एपी मेरा क्या है, एपी हमारा वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी क्या है हमारा, निगेटिव है, तो माइनस यू हो गया। और पीसी हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब 2f हो गया। और रेडियस क्या है, पॉजिटिव धनात्मक है ना, उत्तल दर्पण में रेडियस क्या होता है, धनात्मक होता है, तो 2f मैंने रख दिया, प्लस 2f रख दिया। और पीसी मेरा क्या है, वही धनात्मक है, तो फिर प्लस 2f कर दिया मैंने। पी ए डैश के मेरा क्या है, पी ए डैश मेरा प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी क्या है मेरा, धनात्मक है, तो भी मैंने पॉजिटिव रख दिया। ये माइनस जो पहले से रख दिया, और ये जो मैं भी को मैं प्लस भी रख दिया। अब देखिए एपी हमारा क्या है, एपी हमारा वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी हमने निगेटिव रख दिया, माइनस यू रख दिया। और एडस पी हमारा क्या है, एडस पी हमारा प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को मैं पॉजिटिव रख दिया, प्लस भी रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर नीचे इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो यू एन ई भी गुना किया, एन 2f एन भी गुना किया, तो प्लस 2f एंड ये देखिए, ये हमारा सोल्व करके यहाँ आ गया। अब लास्ट में फिर क्या करते हैं, फिर से मैं इन तीनों में 2u_v_f से डिवाइड कर दिया। 2u_v_f से डिवाइड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए हमारा। 2u_v_f से किया इसलिए कि 2u_v, ऊपर का जो 2v_f है और नीचे का 2v_f कट गया, तो क्या बच गया मेरा 1/u। इसमें 2u_f, इसमें नीचे का 2u_f कट गया, मेरा क्या बच गया 1/v बच गया, माइनस 1/v। और 2u_v, और इसमें 2u_v कट गया, तो क्या बच गया मेरा 1/f। तो इसी को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा 1/v, मतलब 1/v जो माइनस में उसको इस तरफ भेज दिया मैंने, इस तरफ, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और f की जगह पर मैं r/2 रख दिया, f की जगह पर मैं r/2, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है रेडियस के आधा होती है, तो r/2 रख दिया, तो ऊपर चला गया 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उत्तल दर्पण का फाइनल आंसर समझ में आ गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। अब देखिए आगे, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों केस में हमारा सेम ही आ रहा है ना, नहीं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में हमारा सेम ही आ रहा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। अब आगे देखते हैं, हम आवर्धन देखते हैं, आवर्धन के बारे में समझते हैं। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन हमारा क्या है, आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मतलब डिफिनेशन देखते हैं इसका, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। कभी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, या कभी वस्तु के आकार का बराबर होता है, तो कभी वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण में मैंने बताया था ना कि वस्तु हम जहाँ रखते हैं उसके हिसाब से कभी वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। हम पिछले पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना कि कब कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, कब वस्तु के आकार का बनता है। तो वही बता रहा है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु के कभी वस्तु के आकार का बनता है, या वस्तु से छोटा बनता है, या वस्तु से बड़ा बनता है गोलीय दर्पण में। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, जहाँ जितना ऊंचाई प्रतिबिंब का होता है ना, उसका बटा में जितना ऊंचाई वस्तु का होता है, उसको क्या कहते हैं, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को मैं एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। देखिए, आवर्धन मतलब एम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, मतलब एम इज इक्वल टू h2/h1, एम इज इक्वल टू h2/h1। h1 क्या है मेरा, बिंब की ऊंचाई, h2 मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर सीधा बनता है,
बताया तो मैंने, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, मतलब उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये सारे मैंने पीछे बताया है। अब देखिए आवर्धन का भी प्रूफ हम देखते हैं। आवर्धन का प्रूफ कैसे, एम इज इक्वल एच टू बाई एच वन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं प्रूफ। देखिए मान लीजिए कि ये जो फिगर है इसमें ए बी वस्तु है, ए बी जो है ना वस्तु की ऊंचाई एच वन है, ए बी वस्तु की ऊंचाई मेरा एच वन है, और ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमारा है एच टू है। और ये जो वस्तु से मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी मेरा क्या है, पी ए जो है मेरा क्या हो गया, यू हो गया, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या हो गया, भी हो गया, पी ए डैश हमारा भी हो गया, जो यहाँ पर सब सारा दिया हुआ है मैंने। अब देखिए वही वही फिर से केस हो गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी पी, ए बी एंड पी एंड ए डैश बी डैश और पी, ये बना ए डैश बी डैश और पी, ये दोनों समरूप होगा। क्योंकि समरूप अब पीछे बताया था ना मैंने क्यों समरूप होता है, एंगल ये दोनों बराबर है, एंगल ये दोनों बराबर है, और ये शीर्षाभिमुख कोण और इसे शीर्षाभिमुख कोण और ये वाला एंगल, इसमें शीर्षाभिमुख कोण नहीं होता, इसमें ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, और एक 90 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, ये दोनों बराबर हो गया तो समरूप हो गया। समरूप हो गया तो क्या कहते हैं, वही अनुपात कर दिए, ए डैश बी डैश और ए बी, ए डैश बी डैश और ए बी, और पी ए डैश और पी ए, ये पी ए डैश यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का अनुपात मैंने ले लिया तो बराबर हो गया ना, तो बराबर हो गया। तो अब ए डैश बी डैश हमारा क्या है, ए डैश बी डैश मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है, तो उल्टा क्या होता है, निगेटिव होगा ना, तो माइनस एच टू होगा। और वस्तु क्या है, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, ऊपर बनता है मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ए प्लस एच वन। और पी ए डैश मेरा क्या है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है ना, सामने बन रहा है, सामने बनना मतलब निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वह दर्पण के सामने ही बन रहा है, वर्तन दर्पण के सामने ही वस्तु होता है, तो वह निगेटिव ही होगा। तो अब सारा ये जो वैल्यू है, ये सारा जो वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ए डैश बी डैश की जगह पर मैंने माइनस एच टू रख दिया, ए बी की जगह पर मैंने एच वन रख दिया, और पी ए डैश की जगह पर मैंने माइनस भी रख दिया, और पी ए की जगह पर मैंने माइनस यू रख दिया। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो बच गया क्या, एच टू बाई एच वन, और ये जो माइनस जो है ना इधर चला गया, ये दोनों माइनस माइनस तो कट गया, बच गया ये जो माइनस है, ये वाला एच टू माइनस एच टू वाला इस तरफ भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया, माइनस वी बाई यू। तो जो हमारा आवर्धन है, आवर्धन हमारा क्या हो गया, एम इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। समझ में आ गया अवतल दर्पण का आवर्तन, अवतल दर्पण का आवर्धन कैसे निकलता है। सेम उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में भी ए बी मेरा वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, पी ए जो है मेरा वस्तु दूरी है, और एम डैश मेरा उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण है, एम डैश, और पी ए डैश मेरा जो हो गया मेरा प्रतिबिंब दूरी, और ए डैश बी डैश हमारा हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए ए प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, क्योंकि यह काल्पनिक है तो सीधा बन रहा है, तो ए पॉजिटिव होगा, और वस्तु दूरी हमारा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वह प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। और ये भी प्रतिबिंब का ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वह ऊपर बन रहा है प्रधान अक्ष से, प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है मतलब पॉजिटिव होगा, प्रधान अक्ष के नीचे मतलब निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। तो देखिए सेम केस इसमें भी होता है, सारा चीज़ मैंने बता दिया कि ए डैश बी डैश वही सारा केस है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एम इज इक्वल एच टू बाई एच वन, सेम केस, सेम जैसे पिछले अवतल वाला में दिखाया था ना मैंने, इसमें भी वही है, वही केस है सेम। इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और बाद में मैं ये दर्पण सूत्र का दर्पण सूत्र यूज करके जैसे वी बाई भी कर दिया, वी बाई यू कर दिया, वी बाई एफ कर दिया, तो ये कट गया मेरा, वन हो गया सबके। इसमें देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे मैंने सारा चीज़ बता दिया, ये सारा जो है ना, ये सारा जो है मैंने इसमें अच्छे से बता दिया। बस खाली चेंज करना है क्या आपको, साइन कन्वेंशन चेंज करना है। साइन कन्वेंशन आपको पता है ही, दर्पण के ऊपर मतलब ऊपर ऊंचाई, मतलब दर्पण को ऊंचा बोल रहा हूँ, मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे तो निगेटिव, दर्पण के आगे बनेगा तो निगेटिव, और दर्पण के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाया हुआ है सब। आगे देखिए,
समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। बिना स्पर्श किए, पहला केस है, बिना स्पर्श किए कैसे हम पहचान करेंगे? देखिए, इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। देखिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बिना स्पर्श किए हम वस्तु दर्पण को पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैंने 3 लेक्चर पढ़ाया है मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में मैंने इतना अच्छा आपको समझाया था कि कब कब वस्तु की प्रतिबिंब कब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो आपको बिना स्पर्श किए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा दर्पण है। देखिए, यदि दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण कैसा होगा? सीधा एवं वस्तु के आकार का बनता है, हमेशा 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 वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। तो ये तो एक ही दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है बताइए? समतल दर्पण होगा। सेकंड केस कौन सा है? सेकंड, यदि वस्तु दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, तो एक ही केस होता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। सीधा बड़ा तो बनाने के लिए तो बहुत बहुत सारे दर्पण बनाते हैं बड़ा, लेकिन सीधा सीधा और बड़ा दोनों बनाता है। सीधा और बड़ा एक ही दर्पण है बना सकता है। वो कौन सा है? अवतल दर्पण। देखिए फिर से अच्छे से समझाता हूँ। सीधा तो अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और समतल भी बनाता है, लेकिन सीधा के साथ साथ बड़ा भी बनाना चाहिए, इसमें बोल रहा है सीधा के साथ साथ बड़ा भी बनाना चाहिए। तो वह एक ही केस हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना छोटा बनता है, और समतल में प्रतिबिंब जो होता है ना बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो एक ही केस बच गया जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा भी बनाता है, वह हो गया अवतल दर्पण। और वह कौन सा केस में बनता है? आवाज खुद से आना चाहिए आपके मन से। कौन से केस में बनता है सीधा और बड़ा बनता है अवतल दर्पण में? वह फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ये सेंटेंस मैंने कितना बार बोल चुका हूँ लेक्चर में। आगे देखिए, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा। तो अभी बताया था सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सीधा तो बनता है, तीनों केस में बनता है। अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। लेकिन वस्तु से छोटा किस में बनता है? वस्तु से बड़ा तो एक केस में बनता है अवतल में, वस्तु के बराबर एक केस में बनता है समतल में, और वस्तु से छोटा बस एक ही केस में बनता है। उसमें क्या कौन सा है केस? उत्तल दर्पण में। समझ में आ गया ना? अगर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर होगा तो समतल, सीधा वस्तु से बड़ा होगा तो अवतल, सीधा वस्तु से छोटा होगा तो कौन सा? उत्तल बनेगा। उत्तल दर्पण में बनता है। अब स्पर्श करके देखते हैं। स्पर्श करके अगर देखेंगे तो देखिए, मेज पर रखे दर्पण के परावर्तक सतह छूने पर यदि अगर हम छूते हैं उसको, तो उसका परावर्तक सतह अगर समतल होता है तो उस दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। अगर परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है तो वह धंसी हुई होगी, मतलब अवतल दर्पण होगी। अगर वो परावर्तक सतह उभरी हुई होती है या उठी हुई होती है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। समझ में आ गया? ये तो इजी है। अब देखिए, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, इसका मैं सारांश यहाँ पर दिया हुआ हूँ, अच्छे से समझ जाइए इसको अच्छे से। देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह कैसा होता है? सतह धंसी हुई होती है और इसमें उभरी हुई होती है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सॉरी वास्तविक फोकस होता है ना। फोकस कैसा होता है? फोकस हमारा वास्तविक होता है, और इसमें फोकस क्या होता है? वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्यों होता है और वास्तविक क्यों होता है, सब चीज़ मैंने पीछे बता दिया है, फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड लेक्चर में भी, सब दोनों में बताया मैंने। इसमें भी बताता हूँ वास्तविक क्यों बनता है, फोकस वास्तविक क्यों होता है अवतल में, क्योंकि वह दर्पण के आगे बनता है, और दर्पण के आगे उसका फोकस होता है। और काल्पनिक क्यों होता है? दर्पण के पीछे होता है इसका फोकस, इसलिए काल्पनिक होता है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होता है? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनाता है, बताया ना। वास्तविक 5 केस में बनता है और काल्पनिक 1 केस में बनता है। वो केस मैंने बता दिया है पीछे। और इसमें केवल केवल काल्पनिक ही बनता है। उत्तल में केवल काल्पनिक बनता है, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। देखिए, अवतल दर्पण में बड़ा कब बनता है? अभी अभी बताया मैंने।
फोकस और ध्रुव के बीच में जब होगा उस केस में तो बड़ा होता ही है। और बड़ा किस केस में होगा? बड़ा बड़ा और किस केस में होगा? जब अनंत पर वस्तु होता है तो वस्तु अगर अनंत पर होगा तो छोटा बनता है। अनंत और सी के बीच में होगा तो छोटा बनता है। अगर सी पर होगा तो बराबर होता है। और सी और फोकस के बीच में होगा तो बड़ा बनता है। फोकस पर होगा तो बड़ा बनता है। मतलब बड़ा बड़ा 3 केस में बनता है अवतल दर्पण में। कौन कौन केस हो गया? या तो सी और फोकस के बीच में हो, या तो फोकस पर हो, या तो फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तब वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। और बराबर कब होगा? जब वस्तु सी पर होगा, जब वस्तु सी पर होता है तो। और छोटा कब बनता है? जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो या अनंत पर हो तो वस्तु छोटा बनता है। समझ में आ गया ना अवतल दर्पण में? अब उत्तल दर्पण में तो एक ही चीज बनता है, मतलब प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु से छोटा ही बनता है। इसमें याद करने वाला कोई चीज नहीं है, हमेशा छोटा ही बनता है। और देखिए इसमें लास्ट केस क्या है? अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी अभिसारी क्यों कहते हैं आपको पता है ना? क्योंकि सारी जो किरणें होती है ना, पैरेलल जो किरणें होती हैं, एक ही फोकस पर जाके मिलती है। मतलब जाकर सारी किरणें जो होती हैं पैरेलल किरणें फोकस पर जाके मिलती है। और इसको अपसारी कहते हैं। क्यों अपसारी कहते हैं? क्योंकि वह एक ही बिंदु से सारी जो किरणें हैं ना आती हुई दिखाई देती है। इसमें अपसारित होती सारी किरणें जो होती है ना मिलती हुई दिखाई देती है। सारी किरणें एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। इसको अभिसारी समझ में आ गया? यहाँ पर आपको आपका प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर खत्म होता है। यह मैंने 3 लेक्चर में पूरा किया है मैंने। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।